रिकॉल कर लेंगे भाई एच की वैल्यू दे रखी है तो म्यू नॉट इंटू एच गिव्स यू बी नॉट, ये बाहर वाली फील्ड, और अंदर वाली फील्ड इसमें ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। तो अंदर वाली फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स अंदर वाली ताकत, म्यू नॉट आई अंदर वाली फील्ड, म्यू नॉट एच बाहर वाली फील्ड, दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। तो यहाँ पर आई मिसिंग है, तो आई के लिए उन्होंने आपको डेटा इनडायरेक्टली दे दिया है, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डायरेक्टली दे दी एसआई सिस्टम में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं यूनिट को। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस इज 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, तीनों को मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। और दोनों को ऐड कर दो, जो इंडक्शन के कारण फील्ड है और जो एक्सटर्नल फील्ड है दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड आ गई। बस सिंपल, वेरी इजी। एच नेगेटिव नहीं आ रहा था बेटा, वो कहीं नंबर मैंने गलत लिख दिया होगा या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। तो यहां पर कल जो आपने फॉर्मूले देखे यदि वो आपको याद है या आप रिकॉल कर सकते हैं तो फटाफट ये क्वेश्चन बन जाएगा। इज दिस क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इलस्ट्रेशन 39, इसमें थोड़ा सा एडिशन अपने को करना पड़ेगा, वो ध्यान से सुने। इलस्ट्रेशन 39 में आपको एक सिलेंड्रिकल रॉड दे दी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, ये एरिया आपको दे दिया है, और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो इसके एक्सिस के अलोंग, ये गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा आपको, फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें मेंशन मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिलेंड्रिकल रॉड के एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू दे दी है, और कहते हैं कि भाई ऐसा करने पे जो फ्लक्स है इसके थ्रू, इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है दैट इज दिस मच वेबर। अब आपको ये क्या लिखा मैंने, म्यू की वैल्यू पूछी है, ठीक है, म्यू मीडियम जाय और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपको कैलकुलेट कर रहा है। सुनो ध्यान से बेटा, सुनो और समझो। थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि कोई एक प्लेन एरिया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसको, तो फ्लक्स के लिए सिर्फ फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है उसका फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये हम जानते हैं। तो यहां पर यदि इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स इज सिंपली ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए कोई प्लेन एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका फ्लक्स क्रॉसिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इधर भी यदि हमको इस प्लेन एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली बी परपेंडिकुलर इनटू एरिया। और यूनिट आपको मेमोराइज करना है, आज करो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जहां फ्लक्स कैलकुलेशन देखने वाले हैं वहां मेमोराइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वेबर, इसको मेजर करते हैं वेबर में, और शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू बी। तो ये जो फ्लक्स है ये वेबर में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इज ऑल्सो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद करना ही, आगे याद करना है, यहाँ याद कर लो, क्योंकि ये डिराइव थोड़ी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर आई, कोई तरीका थोड़ी होता, वो तो मेमोराइज ही करना है। तो फ्लक्स जो है वो वेबर में, उसकी एसआई यूनिट, और ये टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट की बात बता दी, और ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से इन्फर कर सकते हैं। अब इसे यूज करेंगे, अभी हम इस फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे, ठीक है। और देखो ध्यान से, यहां ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने क्या डेटा दिया है भाई, इसको यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड है यहां पर, है ना, H इंटू म्यू नॉट एक्सटर्नल फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड है और इंडक्शन के कारण इधर एक और फील्ड डेवलप हो जाएगी,
ये म्यू नॉट इंटू एच और ये इंड्यूस्ड फील्ड, इन दोनों का सम रिजल्टेंट फील्ड जो कि फ्लक्स डिसाइड करेगी दोनों इस डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इसके एक्सिस के लॉन्ग है, और ये एरिया अपने को दे दिया है। यदि अपने को ये फील्ड दे रखी है तो इस एरिया के थ्रू रिजल्टेंट फील्ड इधर ही आएगी, और इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हो गया। जो रिजल्टेंट फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, कोई पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे दैट इज बी परपेंडिकुलर, दैट इज बी रिजल्टेंट इनटू ए। अब यदि अपने को बी और ए मालूम है तो फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे फ्लक्स और एरिया की वैल्यू दे दी है तो रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। यहां से अपने को रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला काम कर दिया उन्होंने। इट इज इलस्ट्रेशन 39 ऑन पेज नंबर 59। ठीक है, तो ये जो डेटा दे रखा है, यदि ये बैकग्राउंड नहीं मालूम है तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने तैयार कर दिया। फ्लक्स इज बी परपेंडिकुलर इनटू एरिया और बी परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फील्ड, पूरी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पूरी की पूरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बी इज 5/a। अब आगे यहां से तो आपको रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू मिलेगी, और एच आपको ये रिलेशन याद रखना है, बी रिजल्टेंट इज म्यू ऑफ मीडियम इनटू एच। ये आपने जो डेटा दे रखा है उसको यूज करके निकाल ली। एच इज गिवन, तो यहां से म्यू ऑफ मीडियम की वैल्यू मिल जाएगी। पहला कैलकुलेशन म्यू ऑफ मीडियम, इसकी वैल्यू आ गई। अब म्यू की वैल्यू जो है इससे म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज म्यू आर, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज म्यू आर विच इज 1 प्लस xi। तो यहां से xi की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यदि xi आपको पता चल गया है, xi की वैल्यू मिल गई है, तो अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम स्टैब्लिश होता है दैट इज xi टाइम्स बाहर वाला, अंदर वाली ताकत इज xi टाइम्स बाहर वाली ताकत। तो एक बार सीक्वेंस फटाफट बता देता हूं। फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाएगी और एरिया दे दिया जाएगा। तो B इंटू ए गिव्स यू फ्लक्स। अभी फ्लक्स और एरिया दे दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड इज म्यू ऑफ मीडियम इनटू एच, है ना। ये रिलेशन याद रखना। तो यहां से आपको एच की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू को म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो म्यू आर आ जाएगा। म्यू आर इज 1 प्लस xi, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो xi आ जाएगा, और I इज इक्वल टू xi टाइम्स h। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट। नहीं, वो है b डॉट a, वेक्टर रिलेशन b डॉट a। ठीक है, चलो फटाफट। अरे मैंने ये पूछा था फिजिक्स में 160 प्लस किसके हैं? एनीबॉडी अबव 160? अमोघ बहुत ही बढ़िया, आदित्य बहुत बढ़िया, अमोघ आदित्य। और कोई? एनीबॉडी अबव 170? आज फुल स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे नहीं मालूम बेटा श्रुति, आई डोंट नो। पता कर लूंगा मैं, आप मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। 150 प्लस हिमांग 27th रैंक आ रही है। टॉप 10 में कोई है क्या? अमोघ है शायद, है ना? एनीबॉडी इन टॉप 10? अमोघ, एनीबॉडी एल्स? ओके, बढ़िया बेटा। और कोई? गुड गुड गुड। रिजल्ट आ गया है बेटा, आप देखना। ग्रुप पे अभी डाला है कि नहीं डाला मुझे नहीं मालूम। चलो आगे बढ़ते हैं।
और अपन मैग्नेटिक मटेरियल्स का टॉपिक चालू कर रहे हैं, तो पहले स्क्रीनशॉट लेने के पहले सुने मैं जो कहना चाहता हूँ, ठीक है? सुने ध्यान से। ये जो रिलेशन है अंदर, जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम स्टैब्लिश होता है, दैट इज एक्साई टाइम्स बाहर वाली ताकत। तो ये रिस्पॉन्स फैक्टर है। अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है एक्साई डिसाइड करता है, और उसके कारण अंदर जो इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, दैट इज ऑल्सो एक्साई टाइम्स बाहर वाली फील्ड। तो जो एडिशनल रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कौन डिसाइड करता है? एक्साई। और यदि अपन रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे तो बाहर वाली फील्ड प्लस एडिशनल अंदर जो फील्ड मैग्नेटाइजेशन के कारण डेवलप हुई है, दोनों का सम है। तो ये रिजल्टेंट फील्ड आ गई है, 1 + xi इंटू बी नॉट। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो भी ये डिसाइड करता है xi। ऑब्वियस सी बात है, जो इंक्रीमेंट है वो xi डिसाइड कर रहा है, तो फाइनल फील्ड भी वो डिसाइड करेगा। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो रिस्पॉन्स फैक्टर है, इसका बिहेवियर अलग अलग है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ना है, यानी बेसिकली xi का एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सुनेंगे ध्यान से, फिर जब मैं कहूंगा यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है तब लेंगे, ठीक है? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम के पास अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ऑर्बिटल और स्पिन दोनों तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, और इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। मतलब हर एक एटम एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, पहला पॉइंट है। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग पीस है उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि जितने भी एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडम ओरिएंटेशन के कारण उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? जीरो। लेकिन यदि इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड इन मैग्नेटिक मोमेंट्स को खुद के अलोंग अलाइन करना चालू करती है। लेकिन ये अलाइनमेंट पैरामैग्नेटिक के लिए बहुत कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि रैंडम थर्मल मोशन बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट करता है प्रोसेस को। तो रैंडम थर्मल मोशन जो है वो डिसरप्शन कॉज करने की कोशिश कर रहा है, अलाइनमेंट डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाइनमेंट कॉज करने की कोशिश कर रही है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन बहुत वीकली। मैग्नेटाइजेशन इज रियली लो बिकॉज ऑफ रैंडम थर्मल ऑसिलेशंस। और इसके कारण जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, अंदर जो एडिशनल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, वो इसका 10⁻⁵ टाइम्स, -3 से -5। यहां पर जो अंदर एडिशनल फील्ड डेवलप होती है वो इस एक्सटर्नल फील्ड की सिर्फ 10⁻⁵ टाइम्स, यानी निग्लिजिबल। और जो फिर रिजल्टेंट फील्ड कैसे मिली इन दोनों को ऐड करके? रिजल्टेंट फील्ड 1 + xi टाइम्स बी नॉट, है ना? तो xi जो है वो कितना है? 0.00011। ये है 0.0001 पॉइंट, और ये 40। तो xi जो है वो ऐड कर देंगे 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.00001 टाइम्स बी नॉट। xi की वैल्यू यूज करी मैंने, है ना? तो आप देखो ऑलमोस्ट 1 टाइम्स बी नॉट है, कोई खास चेंज आया ही नहीं, क्योंकि जो एडिशनल फील्ड डेवलप हुई है वो 10⁻⁵ टाइम्स बी नॉट है। तो इसमें कोई खास मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, इन नंबर से अपने को पता चलेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाई आपने तो जो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन है वो भी खत्म हो जाता है। तो नोट दिस, स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट। Paramagnetic net of all orbital and spin magnetic moments of all electrons in an atom is not zero. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। और net magnetic moment m net in naturally occurring piece is zero, as all atomic magnetic moments are randomly oriented. Third point, when kept in external field, these are magnetized but weakly due to random thermal oscillations. जो xi की वैल्यू देखो इतनी लो रहती है, और 1 + xi यानी म्यू आर, तो म्यू आर की वैल्यू भी मैंने लिख दी है, 1 + xi से म्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। Fourth point, when magnetic field is removed they lose their magnetization, they lose their magnetization.
नेक्स्ट, अब क्यूरी लॉ पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्यूरी ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए एक लॉ दिया। लॉ समझो कि भाई ये जो जाय है या जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल एक्वायर कर रहा है उसके लिए एम यूज कर रहा हूं मैं। अपन ने आई यूज किया, कुछ ऑथर्स आई यूज करते हैं, कुछ एम यूज करते हैं, और एम अपन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी ने एम यूज किया है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के लिए भी एम यूज कर दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी एम यूज कर दिया है। तो आप कंफ्यूज ना हो शुरुआत में, तो इसलिए मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए आई यूज किया है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में उसकी जगह एम आ जाए, तो दोनों में से कोई भी सिंबल आ सकता है। तो दिमाग में रिजिडिटी ना रहे इसलिए मैं कई जगह एम कई जगह आई यूज कर रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं वो क्या है। तो जो आई है और एम जो है दैट इज गिवन बाय सी बी नॉट बाई टी। ये लॉ दिया क्यूरी ने। क्या कहता है ये लॉ कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो यदि अपन टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी बढ़ाएंगे अलाइनमेंट उतना बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी बढ़ाएंगे अलाइनमेंट उतना बढ़ेगा। फेयर इनफ। एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दूसरा, यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखते हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रैंडम थर्मल ऑसिलेशंस बढ़ेंगे। रैंडम थर्मल ऑसिलेशंस यदि बढ़ेंगे तो डिसरप्शन कॉज होगा और वो मैग्नेटाइजेशन लूज करेगा। तो यहाँ इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, और है भी, और लॉजिकली हम उसको समझ भी सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी। तो ये लॉ दिया उन्होंने, और ये है क्यूरी कांस्टेंट जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग, सी जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। तो ये लॉ दिया, और इस लॉ के हिसाब से ध्यान से देखो, यदि अपन एम वर्सेस बी नॉट प्लॉट करेंगे एक फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। तो इस हिसाब से यदि एक फिक्स टेम्परेचर पे अपन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। ये फिक्स्ड, एक मटेरियल के लिए सी तो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो ग्राफ ऐसा जाना चाहिए क्यूरी लॉ के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं जाता है। बहुत हाई फील्ड पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यहां पर यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो जो अलाइन होने वाले एटम्स उनका नंबर बढ़ेगा। मान लो यहाँ पे 1000 एटम्स है, एक एग्जांपल, बहुत ज्यादा होते हैं। बढ़ते 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 1000 की 1000 अलाइन हो गए, सब के सब अलाइन हो गए। मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड पे जाके यहाँ एम या आई, और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड पे 1000 की 1000 एटम्स अलाइन हो गए हैं। तो बताओ अब इसके बाद एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ेगी क्या मैग्नेटाइजेशन की? इसके बाद बढ़ेगी क्या? नो, इसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो इसके यहां सैचुरेशन आ गया, जहां सारे एटम्स अलाइन हो जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट के बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। क्यूरी लॉ कहता है कि भाई ये बढ़ता चले जाएगा, बट रियल बिहेवियर ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद अब और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज सैचुरेशन। तो ये यहां पूरा मैंने शो किया। क्यूरी लॉ ये कहता है एम इज सी बी नॉट बाई टी, एम या आई, ठीक है। रुक जाओ स्क्रीनशॉट लेने के पहले। और ये अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके हिसाब से यदि अपन एम वर्सेस बी नॉट ग्राफ प्लॉट करेंगे फिक्स टेम्परेचर पे, एम वर्सेस बी नॉट, एम वर्सेस बी नॉट, ये कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन, ये क्यूरी लॉ। लेकिन एक्चुअल बिहेवियर ऐसा रहता है कि यहाँ आके जितने भी एटम्स है सब अलाइन हो गए, तो एक्चुअल बिहेवियर आगे चल के सैचुरेशन पे ऐसा हो जाता है। दिस अकर्स एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। सभी एटम्स को अलाइन करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो बहुत ही हाई, और वो भी तब काम करेगी जब टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत डोमिनेट करता है। जो रैंडम थर्मल ऑसिलेशन है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो भाई बहुत लो टेम्परेचर पे, नियर अबाउट 1 केल्विन पे बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे सैचुरेशन आता है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। तो ये डीविएशन है, ये है क्यूरी लॉ, और ये उससे डीविएशन है विच अकर्स एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड
एट वेरी लो टेम्परेचर। और यदि अपन इसको देखें, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, मैंने ये लिखा है दिस कैन बी रिटन एज दिस, कैसे वो भी समझो। एम या आई जो है, इधर लिख रहा हूं एम या आई, एम इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी। एम या आई इज xi टाइम्स h, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स h, h कैंसिल हो जाएगा। xi h के ऊपर डिपेंड नहीं करता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। m जो है वो डेफिनेटली h के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी बी नॉट पे डिपेंड करेगा, उसके बढ़ने पर ये बढ़ेगा। बट xi जो रिस्पॉन्स है वो h के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो देखो अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया, आई को, आई है ये xi टाइम्स h, बी नॉट इज म्यू नॉट टाइम्स h, h और h कैंसिल कर दिया, तो जो xi है दैट कम्स आउट टू बी c म्यू नॉट बाई टी। दिस इज c म्यू नॉट बाई टी। तो xi जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, c डिपेंड्स ऑन मटेरियल बट xi डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, वो h के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो xi वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा पैरामैग्नेटिक के लिए, और पैरामैग्नेटिक उसी का एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो याद रखना है, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इट एक्सपीरियंसेस वेरी वीक फोर्स, बहुत छोटा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किधर से किधर, जहां फील्ड की वैल्यू कम है वहां से उस तरफ जाने की टेंडेंसी रहती है जहां फील्ड ज्यादा है। इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वो फोर्स जो इसको मूव करता है बहुत छोटा रहता है क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत कम रहता है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। यस यस विराज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। एम वर्सेस टी ग्राफ, यस, एस एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फील्ड, बिल्कुल ठीक है। एम वर्सेस टी ग्राफ जो है आगे वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी नॉट वो ड्रॉ करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे मान लीजिए ये जो रिलेशन है एम सी बी नॉट बाई टी, आपने एक्सटर्नल फील्ड को फिक्स कर दिया है, ये तो कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर वेरी करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो कोई दम वाली बात नहीं। अब एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए -73 डिग्री सेल्सियस पे xi की वैल्यू दे दी आपको। xi जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये अभी अपन ने देखा, xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो -73 डिग्री सेल्सियस पे xi की वैल्यू दे दी आपको, और आपको किसी दूसरे टेम्परेचर पे पूछ लिए, एक टेम्परेचर पे वैल्यू दे रखी है, दूसरे पे पूछी है, तो देखो ध्यान से, xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जो xi कैलकुलेट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जो xi कैलकुलेट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नीचे, और जो xi दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁴, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा, और बहुत फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस साइन कैंसिल कर दिया, 73 कैंसिल कर दिया, यू गेट 1/1, तो xi की वैल्यू आ गई। एकदम सही है ये, इज दिस करेक्ट भाई? यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे अपन, एक तो यहाँ टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, जो टी है दैट इज इन केल्विन, तो ये ध्यान रखना, जल्दीबाजी में मान लो ये पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी ना तो ये गलती हो सकती है, ये एज इट इज रख दी, तो दोनों टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो जो xi ऊपर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर नीचे आएगा। केल्विन मत लिखो आप, और जो इधर 6 है, ये जो xi नीचे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर केल्विन में ऊपर, तो xi आ गया। दिस इज ओके, 12 × 10⁻⁻⁴, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, न्यूमेरिक कैलकुलेशंस बहुत कम आते हैं इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अब अपन समझते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में ऐसा होता है कि हर एक एटम के पास अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक के एटम के पास अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
सभी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं आता है, तो हर एक एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। लेकिन यहां मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी सेम रहती, जो फेरोमैग्नेटिक के एटम के पास रहती है वही पैरामैग्नेटिक के एटम के पास रहती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, यहां पर जो आसपास के एटम्स हैं, नेबरिंग एटम्स हैं, वो खुद ही आपस में इंटरेक्ट करके खुद ही अलाइन हो जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में इंटरेक्ट करके खुद ही अलाइन हो जाते हैं, और ये जो ग्रुप है ये कहलाता है डोमेन, ठीक है। यहां और पैरामैग्नेटिक में जो डिफरेंस है वो है कि पैरामैग्नेटिक में हर एक एटम अलग अलग बिहेव करता है। फेरोमैग्नेटिक में एक ग्रुप, पूरा एक बड़ा ग्रुप खुद बिना एक्सटर्नल फील्ड के मदद के आपस में इंटरेक्ट करके अलाइन हो जाते हैं, तो वो ग्रुप कहलाता है डोमेन। और एक डोमेन में जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इतना सिंपल नहीं रहता तो समझाने के लिए कि एक पूरा ग्रुप किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, सभी सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, कोई दूसरा ग्रुप, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ एटम्स, आजू बाजू का नेबरिंग एटम्स ग्रुप खुद आपस में इंटरेक्ट करके अपने आप ही अलाइन हो जाता है, और जिस ग्रुप में ये अलाइनमेंट सेम रहता है दैट पार्ट इज कॉल्ड वन डोमेन। दिस इज वन डोमेन। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन और इसके सारे एटम सेम डायरेक्शन में अलाइंड हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई रहता है, और यहां पर रैंडम थर्मल मोशन का असर बहुत कम रहता है। रैंडम थर्मल मोशन का असर इन ग्रुप्स के ऊपर बहुत कम रहता है। उसका कारण समझो, जैसे मान लीजिए बहुत तेज तूफानी हवा चल रही है और लोग अलग अलग खड़े हैं ग्राउंड पे, तो किसी भी एक व्यक्ति के लिए अपना ग्राउंड होल्ड करना, एक जगह खड़े रहना बिना गिरे, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे हजारों लोग खड़े हैं और सब हाथ में हाथ डाल के स्ट्रांगली एक बॉन्ड बना लेते हैं, सब इकट्ठे हो गए, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो तेज हवा के लिए भी उनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा पत्थर तेज हवा में वो लुढ़क जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर मिलकर एक पहाड़ बना लेते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ, तो पहाड़ के ऊपर हवा का असर नहीं होता है। तो इनके अलाइनमेंट के ऊपर रैंडम थर्मल मोशन का असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस पीस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो क्यों आता है? क्योंकि ये जो डिफरेंट डोमेन्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। तो डोमेन स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? जीरो, ठीक है। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करेंगे किसी डायरेक्शन में, तो ऐसा होता है कि जो डोमेन्स इस डायरेक्शन में उनका साइज बढ़ता है, और जो अदरवाइज डायरेक्टेड है उनका साइज कम होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अब ये इसको एक मैग्नेट जैसा ट्रीट कर सकते हो, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो इसको आप एक बड़े मैग्नेट जैसा ट्रीट कर सकते हो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगी इधर, तो ये इसके अलोंग अलाइन हो जाएगा, तो उसका साइज बढ़ेगा। तो जो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हैं उनका साइज बढ़ता है, और जो अदरवाइज अलाइंड है उनका साइज कम होता है। तो ऐसे ये जो मटेरियल है ये नेट मैग्नेटाइजेशन अक्वायर करता है, और यहां पर क्योंकि रैंडम थर्मल मोशन का असर बहुत कम है, तो मैग्नेटाइजेशन इज ह्यूज। मतलब जो रिस्पॉन्स फैक्टर है एक्साई, दिस इज 10⁻³ to 10⁵। इसका मतलब ये है कि बाहर वाली फील्ड यदि आपने 1 टेस्ला की अप्लाई करी है, तो अंदर जो इसका रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला है वो इससे भी कहीं बड़ा 10⁵ टेस्ला तक चले जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर। और ये जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एटम्स, नेबरिंग एटम्स, इनका जो आपस में इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग, जो कि एक क्वांटम इफेक्ट है जिसको क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कौन से मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं? स्पिन। इसका ऑर्बिटल से लेना देना नहीं है। तो अब स्क्रीनशॉट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी आप नोट मत करना, स्क्रीनशॉट मत लेना। फेरोमैग्नेटिक के लिए किसी भी एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है,
ठीक है, बट मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ नेबरिंग एटम्स interact with each other and get aligned spontaneously over macroscopic volumes called domains. जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स में ये खुद अलाइन हो जाते हैं, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड डोमेन, जिसमें सबका अलाइनमेंट सेम रहता है. और एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो साइज ऑफ डोमेन है दैट इज ऑफ दिस ऑर्डर, 1 mm साइज का रहता है डोमेन अप्रोक्सीमेटली, और उसमें 10^11 एटम्स रहते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एक ऑर्डर बता रहे हैं. 10^11 एटम्स के आसपास उसमें नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं एक डोमेन में. और फिर आगे, दिस इंट्रैक्शन इज बेसिकली बिटवीन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग. जो आपस में इंटरेक्ट करके खुद अलाइन हो जाते हैं ना, ये कहलाता है एक्सचेंज कपलिंग. ये क्वांटम इफेक्ट है, मतलब इसको क्लासिकल फिजिक्स यूज करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. और फिर इन नेचुरल मटेरियल these domains are randomly oriented, hence m net is 0. Now take the screenshot. Yes, if you can isolate one domain, it's very difficult. Yes, almost 10 to the power 6 times the paramagnetic. Yes, yes, yes. Very strong magnetic property. Yes, net moment जो है 0 रहेगा. डायमैग्नेटिक बिल्कुल अलग है बेटा, अभी उस पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी नहीं तो डिविएशन आ जाएगा. आयरन, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपको घोटना है, मॉड्यूल में दे रखे हैं. अब आगे सुनेंगे ध्यान से, फिर बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है. When ferromagnetic material is kept in magnetic field, then domains in the direction of field grow in size. जो डोमेन्स फील्ड के डायरेक्शन में है उनका साइज बढ़ता है, एंड साइज ऑफ अदर्स डिक्रीजेस. Such materials acquire very high magnetic moment due to exchange coupling. वहां पर पैरामैग्नेटिक में भी हर एक एटम के पास उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है जितना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एक एटम के पास होता है. उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है. लेकिन यहाँ पे यूनिटी है तो टेम्परेचर ज्यादा असर नहीं कर पाता है. बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होता है तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है. और साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^3 to 10^5. तो म्यू आर, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर का मिलेगा. 1 प्लस xi इज म्यू आर, तो इसी ऑर्डर का मिलेगा. ठीक है, यस, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं अजीत, जब तक उसमें डोमेन होना चाहिए 1 mm साइज का, तब वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा. अच्छा, इसमें एक बहुत खास बात, इवन ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट रिटेन्स मैग्नेटाइजेशन. इसमें ऐसा होता है कि आप एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दोगे तो भी सभी डोमेन्स रैंडमली डिस्पर्स नहीं होंगे. ठीक है, कुछ डोमेन्स अभी भी अलाइंड रहेंगे, सब के सब नहीं रह पाएंगे, ये बात सही है. कुछ डोमेन सभी भी अलाइंड रहेंगे तो उनके कारण इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी. तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इनको यूज करते हैं. क्योंकि भाई परमानेंट मैग्नेट बनाना है आपको, तो किसी एक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज कर दिया, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाई और वो डीमैग्नेटाइज हो गया, तो अब वो मैग्नेट थोड़ी रह गया, अब आपके कोई काम का नहीं. परमानेंट मैग्नेट तो हर समय मैग्नेट जैसा बिहेव करने वाला होना चाहिए. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी बहुत हाई मैग्नेटाइजेशन रिटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे डोमेन्स अलाइंड रहते हैं, कुछ ही डिसरप्ट होते हैं. ठीक है, फिर एक और पॉइंट, इसके बिहेवियर पे टेम्परेचर का असर पड़ता है. कैसे पड़ता है वो समझना है. जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके डोमेन स्ट्रक्चर मतलब एक्सचेंज कपलिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लग जाएगा.
ये जो आपस में इंटरेक्शन है खत्म हुआ, तो फिर फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस ही नहीं रह गया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर, उसके ऊपर डोमेन स्ट्रक्चर टूट जाता है, एक्सचेंज कपलिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये टेम्परेचर जिसके ऊपर ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के बाद ये कन्वर्जन हो जाता है उसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जो कि अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल होना चाहिए। अलग अलग के लिए अलग अलग। और फिर उसके बाद क्योंकि पैरामैग्नेटिक बन जाता है ये, तो क्यूरी लॉ काम करता है। ये लॉ दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था, तो क्यूरी वाइस लॉ कहलाता है। पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाके ये पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ टी नहीं आता, टी माइनस टी सी आता है। क्या आता है? टी माइनस टी सी। तो xi इज सी, क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी, क्यूरी वाइस लॉ। ये कब? क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। नहीं नहीं, बहुत हाई नहीं होता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। बहुत हाई और बहुत लो तो बेटा ये रिलेटिव वैल्यूज है, बट रूम टेम्परेचर से काफी ऊपर रहता है। हाँ, कूल करने पे वापस से वो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अलाइन आपको करना पड़ेगा, वापस से अलाइन तो करना ही पड़ेगा। बेटा इसको लिखो मत, स्क्रीनशॉट लो। यस यस बेटा मीमा, बिल्कुल ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट। और फिर लिखें, इट एक्सपीरियंसेस वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों की दोनों वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, दोनों की दोनों वीक से स्ट्रॉन्ग। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स लगता है और पैरामैग्नेटिक पे बहुत छोटा फोर्स लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं समझा देता, पहले समझना फिर स्क्रीनशॉट लेना। परमानेंट मैग्नेट के लिए ध्यान से सुनिए बेटा, परमानेंट मैग्नेट के लिए यदि टेम्परेचर फिक्स रखते हैं तो xi कांस्टेंट रहता है। xi जो है वो h के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके लिए? परमानेंट मैग्नेट, सॉरी पैरामैग्नेटिक के लिए। दिस इज पैरामैग्नेटिक, परमानेंट बोल दिया गलत है, पैरामैग्नेटिक के लिए ये टेम्परेचर फिक्स्ड है तो xi कांस्टेंट है। और यदि xi कांस्टेंट है, सुनिए ध्यान से, xi यदि कांस्टेंट है तो m यानी I xi इंटू एच, ये हमको मालूम है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए ये h के साथ चेंज नहीं होता है। तो यदि टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो ये कांस्टेंट हो गया, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो h के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये दोनों का रिलेशन स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला। ठीक है, तो जैसे जैसे m को बढ़ाएंगे h की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है फिक्स टेम्परेचर पे, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। y इज इक्वल टू, ये y एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग, और ये स्लोप हो गया। ये क्या हो गया? xi, इस ग्राफ का स्लोप। तो जो पैरामैग्नेटिक है उसके लिए m वर्सेस h ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्लोप बहुत छोटा होता है। दिस इज स्लोप tan theta is xi which is tending to 0, 10 to the power -3 -5, ये ऑर्डर का रहता है, तो बहुत ही लो स्लोप रहता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के लिए
टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो भी xi जो है वो h के साथ चेंज होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो xi है वो h के साथ चेंज होता है। समझो बेटा, ध्यान से सुनो। इसका फील्ड डेवलप करो। xi यानी रिस्पॉन्स फैक्टर, xi यानी रिस्पॉन्स फैक्टर। विजुअलाइज, मान लो इसमें 10 डोमेन्स हैं, मान लो इसमें 10 डोमेन्स हैं, तो प्रूव ये करना है, ये स्टेटमेंट है xi इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन h एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग h। रिस्पॉन्स फैक्टर जो है वो h के साथ चेंज होता है और h के बढ़ने पर कम होता है, इसका फील्ड डेवलप करना है। मान लीजिए यहाँ 10 डोमेन्स है, रैंडमली ओरिएंटेड, यहां पर आप फील्ड स्टैब्लिश करेंगे तो 10 डोमेन्स अवेलेबल है अलाइनमेंट के लिए, सब के सब अलाइन होना चालू होंगे, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मान लीजिए सैचुरेशन के नियर आ गए, 8 डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं, 2 ही बाकी हैं। अब आप फील्ड बढ़ाएंगे तो बताओ उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा जितना फर्स्ट केस में मिला था? यस और नो? बहुत कम मिलेगा। ये तो नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी और आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है और आप 4 या 5 पराठे खा रहे हैं, तो जो सेटिस्फैक्शन पहले पराठे से मिलेगा वो 5th से या 4th से नहीं मिलेगा, वही एक पराठा। ठीक है, तो शुरुआत में तो यहाँ 10 डोमेन्स अलाइन होने के लिए अवेलेबल है। सैचुरेशन के पास में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो सिर्फ 2 ही अवेलेबल है या 1 ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे बहुत लो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स फैक्टर xi वो इस केस में कम हो जाएगा। तो यहाँ सैचुरेशन के पास हमेशा xi कम होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक में तो सैचुरेशन बहुत दूर आता है, नॉर्मल फील्ड्स पे आता ही नहीं है, तो वहां पर हमेशा सेम नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल रहेंगे। फेरोमैग्नेटिक में अलाइनमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है, तो यहां पर सैचुरेशन के पास डिविएशन आता है, h की वैल्यू xi की वैल्यू कम होने लग जाती है। तो शुरुआत में जैसे h बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन के पास अब आप इसके आगे h को और बढ़ाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि यहां पर शुरू में फास्ट रिस्पॉन्स है और बाद में लो रिस्पॉन्स है, 0 ही हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं, सुनो ध्यान से। इसमें एक बार फिर पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये जो सैचुरेशन है बहुत दूर आता है, प्रैक्टिकल फील्ड्स के लिए ये सैचुरेशन मिलता ही नहीं है, बहुत एक्सट्रीमली हाई फील्ड और बहुत लो टेम्परेचर पे मिलता है, तो उनके बिहेवियर में सैचुरेशन बहुत दूर रहता है तो एक xi कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है, सैचुरेशन आया तो जैसे 10 डोमेन्स अवेलेबल थे, अब 1 ही बचा रह गया या 2 ही बचे रह गए, तो वहां रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो यहां पर xi डिपेंड्स ऑन h, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग h या b नॉट को बढ़ाने पर xi की वैल्यू कम होती है, प्लीज नोटेड। खा लो भाई अजीत, आलू के पराठे जितने चाहे उतने खा सकते हो। तो फिर जब आपने कभी खाना चालू किया तो आज तक क्यों नहीं खा रहे हैं? आज ही खाए आदित्य। फेरोमैग्नेटिक को अभी बताया तो है बेटा कि जैसे जैसे अपन, जैसे शुरुआत में 10 डोमेन्स हैं, तो फील्ड बढ़ाएंगे तो 10 की 10 अलाइनमेंट के लिए अवेलेबल हैं, तो खूब तेजी से मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। लेकिन जहां सेचुरेशन के पास चले गए, अब 2 ही बाकी हैं, पहले 10 अलाइनमेंट के लिए अवेलेबल थे, अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो शुरू में मैग्नेटाइजेशन तेजी से बढ़ेगा, बाद में वो धीरे धीरे बढ़ेगा और सैचुरेशन के बाद तो बढ़ना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन हो गया, देखो चित्रांशी ने कहा सैचुरेशन हो गया। हर्षित, सैचुरेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी बताया थे ना, 1 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रख के बहुत हाई फील्ड स्टैब्लिश करेंगे तो वहां सैचुरेशन आता है, और ये बताया तो था, लेकिन वो प्रैक्टिकल फील्ड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सैचुरेशन आया ना, ये लिखा ना, नॉर्मली आता नहीं है,
इट इज एक्सट्रीम कंडीशन. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं. हिस्टेरिसिस ये क्लियर है अब? सेम ही बेटा, दोनों सेम ही है, सेम ही है इसमें सब, सेम ही पैरामीटर्स है. अब अपने को समझना है हिस्टेरिसिस. बहुत ध्यान से सुने. स्क्रीनशॉट लेने के पहले समझ लें, इसका फील्ड डेवलप करें. हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लैग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. दिस लैगिंग इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस. अब ये समझना है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में नहीं आएगी ये डेफिनेशन, वो मैं समझाऊंगा. तो हिस्टेरिसिस जो है उसकी डेफिनेशन है, इट इज मैग्नेटाइजेशन बिकॉज मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लैग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस. तो क्या है ये समझना है. चलो ध्यान से देखो, पे अटेंशन. एक न्यूमेरिक एग्जांपल के साथ बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, नहीं तो आप रिपीट करवाओगे मुझे बार बार. तो मान लो अपन m वर्सेस i ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. ग्राफ प्लॉट कर देता हूं और जो शेप है वो ऐसा क्यों आया वो समझाता हूं. m या i ग्राफ वर्सेस h, ये शेप क्या है ये समझना है. तो एक सिंपल एग्जांपल से, न्यूमेरिक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना है और आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहां रखा है, एक पीस रखा है जिसमें 4 डोमेन्स है. एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा समझाने के लिए, ठीक है. तो 4 डोमेन है और चारों रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर, कोई इधर. एक सिंपल एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 ही डायरेक्शन लिए, इधर या इधर, समझना आपने को. तो अभी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है. यहां पर बाहर वाली कोई फील्ड नहीं है, तो एच की वैल्यू कितनी है, 0. बाहर वाली ताकत कितनी है, 0. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 0 है. अब यदि अपन इस डायरेक्शन में एच को बढ़ाएंगे यानी बी नॉट को बढ़ाएंगे, एक ही बात है, एच को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो अब डोमेन्स इधर अलाइन होना चालू होंगे. ठीक है, एच को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, कभी ना कभी ये चारों अलाइन हो जाएंगे, वो सैचुरेशन कंडीशन. तो मान लो यहाँ पे जो फील्ड है, ये वैल्यूज भी मैं लिख देता हूं. जो एक्चुअल में होता है, जैसा डेटा मिलता है वही डेटा में लिख देता हूँ, नंबर सिंपल. इधर एच की वैल्यूज हैं, इधर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यूज हैं. ठीक है, चलो. जब एच की वैल्यू 0 है, नेचुरली अकरिंग पीस को रखा है, एच की वैल्यू 0 है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना है, 0. यहां से शुरुआत करते हैं. अब धीरे धीरे एच को इधर बढ़ाएंगे तो डोमेन्स इधर अलाइंड इधर घूमना चालू होंगे. तो 100 की एच पर, 100 एम्पियर पर मीटर की एच पर सैचुरेशन आ गया, मतलब ये कंडीशन, चारों की चारों अलाइन हो गए, 100 पे चारों की चारों अलाइन हो गए. दिस इज पॉइंट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पॉइंट. सेकेंड, एच की वैल्यू आपने 100 स्टैब्लिश करी, तब ऐसा हुआ कि फुल अलाइनमेंट आ गया और जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है वो 200 है. ठीक है, अच्छा. अब आगे ध्यान से सुनना.
अब हमने वापस एच को कम करना चालू किया, अब वापस इधर आ रहे हैं, मतलब एच की वैल्यू कम हो रही है, ये ग्राफ लौट के आ रहा है। इस पॉइंट पर एच की वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो आपने बाहर वाली फील्ड को हटा दिया, बाहर वाली फील्ड को हटाया, फिर भी इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह गया। इसको यार थोड़ा नंबर 100 लिख देता हूं, क्योंकि जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसके हिसाब से 100 सूटेबल है। हाइट वो आधी नहीं दिख रही, लेकिन मान लेते हैं। तो यहां ऐसा हुआ, जब आपने इस फील्ड को 0 कर दिया तो भी इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट रह गया। तो सारे डोमेन्स अभी डिस्पर्स नहीं हुए हैं। तो यहां ऐसा हुआ कि दो अभी भी अलाइंड है और एक रैंडम थर्मल मोशन के कारण डिसअलाइन हो गया। थोड़ा असर तो पड़ता है। तो जब ये फील्ड आपने 0 कर दी, ये एच की वैल्यू 0 कर दी, तो जो चारों लाइन थे उनमें से एक जो है गड़बड़ हो गई और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, अब सिर्फ दो ही रह गए। तो एक्सटर्नल फील्ड 0 होने के बावजूद भी सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड नहीं हुए, कुछ अभी भी एक्सचेंज कपलिंग के कारण अलाइंड हैं। तो ये वाला पॉइंट कि भाई एच बाहर वाली फील्ड तो पहले 0 हो गई, लेकिन मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ है, अभी भी उसके पास मैग्नेटाइजेशन है। तो ये पीछे रह गया, एच की वैल्यू बाहर वाले फैक्टर की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ये अभी घर लौट के नहीं आया, मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ है। तो वो पीछे रह गया ना। पहले कौन 0 हो गया, बाहर वाली फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 हो गई है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी 0 नहीं हुआ है, वो बाद में 0 होगा। पहले एच 0 हो गई है, तो ये लैगिंग बिहाइंड को कहते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है। तो यहां पर एच की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन आई अभी भी है। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट हुआ, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट जहां एच की वैल्यू 0 हो गई। अब यदि हम इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो ये वाले को एक और को इधर घुमाना पड़ेगा, इसको इधर घुमाना पड़ेगा। एक और को इधर घुमाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में एच स्टैब्लिश करना पड़ेगी। तो धीरे धीरे आपने एच को इधर बढ़ाना चालू किया, और जिस एच पे एक और घूम गया, जिस एच पे, अब ये एच नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि एक एक को इधर घुमाना है, तो इस डायरेक्शन घुमाने के लिए फील्ड भी इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो जो एच की वैल्यू जिसपे कि अब एक और घूम गया और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, दैट इज -30। यहां के मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया, यहां क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है। और ये डीमैग्नेटाइज हो गया, मतलब ये पॉइंट हो गया 4। अभी दो इधर हैं, दो उधर हैं। यदि हम इसको और बढ़ाएंगे इधर, तो ये बाकी के दो हैं वो भी अलाइन हो जाएंगे, है ना। जो उधर अलाइंड है वो इधर अलाइन हो जाएंगे। तो ये फील्ड जब इस डायरेक्शन में वापस 100 के बराबर हो जाएगी, तो फिर ये चारों की चारों अलाइन हो जाएंगे इधर, और वही मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है। तो ये जैसी इस डायरेक्शन में -100 हुई, एच की वैल्यू -100 हुई, तो ये जो +200 था ये -200 हो गया, ये 0.5। ठीक है। और उसके बाद अब आप इस फील्ड को जो 100 है इसको 0 कर देते हो, 0 किया तो फिर कुछ ना कुछ तो रैंडम थर्मल मोशन का असर होगा। तो देखो वापस अब एच की वैल्यू को आप 0 की तरफ लेके जा रहे हो, इधर जा रहे हो, वापस एच को 0 कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर ऐसा होगा कि भाई एक जो है वो डिसरप्ट हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, और दो अभी भी अलाइंड है इस डायरेक्शन में। दो जब अलाइंड है तो एच की वैल्यू कितनी मिल रही थी, 100। जहां एच 0 था तो यहाँ -100, ये -100 आई की वैल्यू। ठीक है। और यदि हम, ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब यदि हम इसका मैग्नेटाइजेशन 0 करना चाहते हैं, तो एक और को उधर घुमाना पड़ेगा, इसको भी उधर घुमाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस डायरेक्शन में एच को बढ़ाना पड़ेगा। एच को बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में और वैल्यू 30 करेंगे, तो एक और घूम जाता है। ये दो तो कैंसिल हो ही रहते, एक और उधर घूम गया, ये वाला भी इधर घूम गया, तो फिर से एच की वैल्यू कितनी होगी, 0। और इसको और बढ़ाएंगे अपन, इसको 100 कर देंगे, तो चारों के चारों फिर से अलाइन हो जाएंगे। तो दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। विराज बेटा पहले इसको समझ तो लो, आगे की बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर इस साइकिल को मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी को डाउट है तो पहले बताओ। सक्षम, मजा आ गया। मस्त है।
-1W क्या है? -1W कहाँ लिखा? -100 है बेटा, ठीक है, नो डाउट सर। फटाफट इसको एक बार और बता देता हूं। ये जो ग्राफ है जरूर ड्रॉ कर देता हूं। जीरो से अपन ने, जीरो मैग्नेटाइजेशन से, जहां चारों रैंडमली ओरिएंटेड है, वहां से इस किसी एक डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाना चालू करी। और वैल्यूज भी यहां लिख देते हैं, एच की वैल्यू। और आपकी बात या ठीक है, वैल्यूज तो मैं बोल देता हूँ। आपने एच की वैल्यू बढ़ा के इतनी कर दी कि चारों की चारों अलाइन हो गए। तो चारों के अलाइन होने पर यहाँ पर सैचुरेशन आ गया। अब और कोई डोमेन बचा ही नहीं रहा, तो सैचुरेशन आ गया जहाँ चारों के चारों एक डायरेक्शन में अलाइंड है, ये वाला पॉइंट। फिर आपने, और एच इस डायरेक्शन में, अब आपने इस फील्ड को जीरो कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो डिसरप्शन आएगा, ठीक है। तो अब एच जीरो हो गया, लेकिन सारे के सारे डिस्टर्ब नहीं होंगे। मान लो एक डिस्टर्ब हो गया, एक एग्जांपल, कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन सारे डिस्टर्ब नहीं होते। तो जो डिस्टर्ब हुए वो अपने साथ किसी को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो अभी अलाइंड है उनके कारण कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह जाएगा एच की वैल्यू जीरो करने पर। यहाँ एच की वैल्यू जीरो हो गई और इसने अभी भी मैग्नेटाइजेशन रिटेन किया है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन ये रिटेन करेगा उतना बढ़िया परमानेंट मैग्नेट बनेगा। बाहर वाली फील्ड जीरो होने पर ये जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन रिटेन करता है, ये उतना बढ़िया परमानेंट मैग्नेट बनाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेट जैसा बिहेव करे। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद भी उसको मैग्नेट जैसा बिहेव करना है, तो ये रिटेंटिविटी, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, आगे लिखाऊंगा मैं, ये बहुत हाई होना चाहिए। और फिर अभी हम चाहते हैं डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो भैया डीमैग्नेटाइज करना है तो इसको और घुमाना पड़ेगा, कुछ और को भी इधर घुमाना पड़ेगा ताकि नेट जीरो हो जाए। तो अब इस डायरेक्शन में एच की वैल्यू स्टैब्लिश करना पड़ेगी। ये नेगेटिव एच, ये वो एच है जहां पर एम की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो ये वो मैग्नेटाइजेशन है जिससे कि अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? जीरो। ये भी घूम गया, तो ये नेट जीरो हो गया। तो ये वो एच की वैल्यू है जिससे कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है। एच की वो वैल्यू जिससे कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है उसको कहते हैं कोएर्सिविटी। आगे लिखाऊंगा, अभी सिर्फ सुनो, पूरा लिखा हुआ है आगे। तो एच की वैल्यू जो कि इस परमानेंट मैग्नेट को, फेरो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए ये भी बहुत हाई होना चाहिए, इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। मान लो कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आया वो, तो उसके मैग्नेटाइजेशन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो जो एच उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए लगती है, एच बहुत बड़ी होना चाहिए, कोएर्सिविटी हाई होना चाहिए, तो वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। आवाज आ रही है ना बेटा सबको? सचिन कह रहा है कि नहीं आवाज कम हो गई। आवाज तो आ रही है बेटा। सचिन आप कनेक्शन चेक करो आपका, ठीक है। अच्छा, फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड को बढ़ाएंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया है, अब वो इस डायरेक्शन में बढ़ना चालू होगा, क्योंकि ये घूमना चालू होंगे, जो इधर अलाइंड है, जो ये इधर अलाइंड है, ये वाली एच इनको इधर घुमाएगी और कभी ना कभी चारों को घुमा लेगी। फिर सैचुरेशन आ गया अब नेगेटिव डायरेक्शन में। जितना बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट इधर मिला था उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में मिल जाएगा, तो फिर से सैचुरेशन। और फिर यदि इसको हटा देंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो फिर कुछ डिसरप्शन हो जाएगा, कुछ डिसअलाइन हो जाएंगे। एच को जीरो करने पर ये एच जीरो हो गई। यहां पर देखो एच की वैल्यू, इस एक्सिस पे एच की वैल्यू जीरो, इधर एच पॉजिटिव इधर एच नेगेटिव, इस एक्सिस पे एच जीरो। तो फिर से कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, लेकिन अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ एच, सॉरी एम बचा रह जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो रिटेंटिविटी, जितना यहाँ पॉजिटिव बचा रहता है उतना यहाँ नेगेटिव बचा रहेगा। और फिर यदि हम इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो इधर इधर घुमाना पड़ेगा इसको, तो एच इस डायरेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगी। आपने एच को बढ़ाना चालू किया और किसी एच पे ये भी घूम जाएगा, ये घूम के उधर हो गया, तो फिर नेट कितना हो गया? जीरो।
तो H की वो पॉजिटिव वैल्यू जहां पे डीमैग्नेटाइज हो जाता है वो कोएर्सिविटी, और फिर और बढ़ाएंगे तो ये चारों उधर अलाइन हो जाएंगे फिर से। तो ये साइकिल बार बार होगी। आप यदि मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते जाओगे कभी इधर तो ये भी इधर इधर ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसके टर्म्स आपको लिखना है। यहां पे दो ग्राफ्स एक जैसे दिखते हैं, दोनों में ड्रॉ कर देता हूं। M वर्सेस H, M और I, इसमें इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो H लगती है, दिस H और दिस H, दे आर सेम। आगे लिखा हुआ है। ये जो H की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। H required to demagnetize। ये दोनों, ये नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन दोनों वैल्यू बराबर रहती है। ये कोएर्सिविटी की डेफिनेशन। यहां पर M वर्सेस H ग्राफ है बेटा। ठीक है, ये M वर्सेस H ग्राफ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सचिन स्क्रीनशॉट लो ना बेटा, फिर आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, दिखा रहा हूं, सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा। हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन हो गई। फिर ये, और फिर कई बार आपको ना मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एच ग्राफ दिया जाएगा, ऐसा ही शेप रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एच ग्राफ यदि दे रखा है, शेप ऐसा ही रहता है, लेकिन एच के जीरो होने पे जो मैग्नेटिक फील्ड बची रहती है, अब ये मैग्नेटाइजेशन नहीं है। इधर क्या प्लॉट किया अपन ने, जो फील्ड है। ठीक है, जो एच के जीरो होने पर, इस लाइन पर एच की वैल्यू जीरो, एच के जीरो होने पे जो फील्ड बची रह जाती है, फील्ड रिमेनिंग इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एच, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। field remaining even after removal of H is called retentivity। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, ये है B वर्सेस H ग्राफ। वैसा ही ग्राफ रहेगा, शेप वैसा ही रहेगा, बस पैरामीटर चेंज हो गया। BR is retentivity, field remaining, field remaining। देखा ना, फील्ड रिमेनिंग इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ H, जहां H की वैल्यू जीरो हो जाती है, इस लाइन पर H की वैल्यू जीरो हो गई, तो भी जो अंदर फील्ड बची रह जाती है मैग्नेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है, तो एक बार ये स्लाइड सारी बता रहा हूं। ये है हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन वाली स्लाइड। दूसरी ये ग्राफ जिसमें M और I वर्सेस H ग्राफ है। तो इस ग्राफ से कोएर्सिविटी मिलती है H की वो वैल्यू जहां की वो डीमैग्नेटाइज होता है, जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज होता है, वो वैल्यू कहलाती है कोएर्सिविटी, एम्पियर मीटर में। ठीक है, और ये डेफिनेशन हो गई कोएर्सिविटी की। H यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज। फिर है B वर्सेस H ग्राफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसा ही, उसका भी शेप ऐसे ही रहेगा, B वर्सेस H ग्राफ का भी। तो H के जीरो होने पर जो फील्ड बची रह जाती है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाना है आपको, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए।
जो भी दोनों ग्राफ, M वर्सेस H या B वर्सेस H ग्राफ, ब्रॉड होना चाहिए, एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? हम चाहते हैं कि H के जीरो होने पर भी वो बहुत अच्छा मैग्नेटाइजेशन, बहुत हाई मैग्नेटाइजेशन रिटेन करें। आपने उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड में रखा और एक्सटर्नल फील्ड के हटाने पर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, तो वो अच्छा परमानेंट मैग्नेट नहीं है। तो उसके लिए हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई रिटेंटिविटी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा भाई, उसको डीमैग्नेटाइज करना इजी नहीं होना चाहिए। गिरने पे या गर्म होने पे कई बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा परमानेंट मैग्नेट वो है जिसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं है, तो उसके लिए कोर्सिविटी भी बहुत हाई होना चाहिए। ये दोनों बहुत हाई होना चाहिए। तो ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन दोनों बहुत हाई होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ये आर्गुमेंट क्लियर है कि परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों बहुत हाई होना चाहिए। यस, अल्निको इज द अलॉय विच इज अ गुड एग्जांपल। याद रखना आपको, एल्निको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी बहुत हाई होती है परमानेंट मैग्नेट के लिए। ठीक है, इज द आर्गुमेंट क्लियर? यस 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 देवेश, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। ठीक है, ये अलॉय यूज करते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए लो वैल्यूज ऑफ बोथ रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी आर डिजायर्ड। लो वैल्यूज ऑफ बोथ रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी आर रिक्वायर्ड। ये HC कोर्सिविटी, H की वो वैल्यू जिसपे कि वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लो वैल्यूज क्यों रिक्वायर्ड है ये समझो, घोटना नहीं है। जैसे अपन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको कैसे यूज करते हैं? एक सोलेनॉइड है, ध्यान से सुनो, एक सोलेनॉइड है, उसको यूज करके उसमें करंट फ्लो करा के अपन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जब जरूरत होती है। तो जब जरूरत होगी तब अपन उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसका कारण ये कि भाई ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये फील्ड को इतने अमाउंट से बढ़ा देगा। बाहर की फील्ड भले से 1 टेस्ला है, लेकिन उसके मैग्नेटाइजेशन के कारण जो फील्ड स्टैब्लिश हो गई वो 10⁵ टाइम्स तक चली जाती है। तो देखो कितनी बड़ी फील्ड स्टैब्लिश कर देता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करते हैं फील्ड को बढ़ाने के लिए, बहुत हाई फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए। तो इस सोलेनॉइड के अंदर अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि छोटे से करंट से बहुत बड़ी फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने को जंक यार्ड में कार को लिफ्ट करना है तो क्या करते हैं? सोलेनॉइड उसके ऊपर ले जाते हैं, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर है, इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है जिससे कि कार को वो खींच लेता है, कार को लिफ्ट कर लेगा। ठीक है। अब इसने कार को खींच लिया जंक यार्ड में, चिपक गई कार इससे। अब ये कहीं दूसरी जगह इसको कार को चिपका लिया, अब इसको ले जाके कहीं और छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए आप इस करंट को जीरो कर दोगे, ये करंट जीरो हो गया। लेकिन यदि ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करता, अभी भी हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कार को छोड़ेगी ही नहीं। तो ये समस्या खड़ी हो गई ना भाई, आपने करंट जीरो कर दिया लेकिन ये रॉड जो है एक्सटर्नल फील्ड जीरो होने के बावजूद भी बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगी, तो ये कार को छोड़ेगी नहीं। तो ये तो समस्या वाली बात हो गई। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई ये कार नीचे गिर जाए तो यहाँ इसको अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करना पड़ेगी, तो इसकी रिटेंटिविटी बहुत लो होना चाहिए। जैसे अपने बाहर वाली फील्ड यानी सोलेनॉइड की फील्ड जीरो करी, ये रॉड ने भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देना चाहिए और उसको कार को रिलीज कर देना चाहिए। इसलिए रिटेंटिविटी बहुत लो होना चाहिए। और थोड़ा बहुत इसमें मैग्नेटिज्म रह भी जाता है तो छोटे से करंट से इसको डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, बहुत छोटे से करंट से उसको डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमेशा मैग्नेट जैसा रहे। ठीक है, नहीं तो वो कील को, दूसरी चीजों को, आपके पेन को वो अट्रैक्ट करता रहेगा, मतलब समस्या क्रिएट कर देगा। ये करंट नहीं है और ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो जितनी भी लोहे की चीजें उनको अट्रैक्ट करता रहेगा, तो उसको डीमैग्नेटाइज करके रखा जाता है। तो उसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को खींचता रहेगा। तो बहुत छोटे से करंट पे, बहुत छोटे सी फील्ड से उसको डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाना चाहिए। तो इसके लिए दोनों पॉइंट्स बहुत लो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होना चाहिए ताकि वो बहुत बड़ी फील्ड जनरेट करे जब उसको मैग्नेटाइज किया है। तो
तो ये बहुत हाई होना चाहिए और ये दोनों बहुत लो होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर, नो भाई, जल्दी बोलो। बर्बाद कार। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक फैक्चुअल डेटा, ये आप नोट करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूं। एरिया इनक्लोज बाय हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। अदिति बेटा, अभी आप रुक जाओ जरा, लास्ट में ही बता देंगे आपको, है ना? लेक्चर खत्म करूंगा तब आपको स्लाइड दिखा दूंगा। अब ये डिराइव करके नहीं दूंगा, फील करा दूंगा कि क्यों ये लॉस होता है, बस, और फिर खत्म लेक्चर आज का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना। होता क्या है कि हम बहुत बार ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं। जैसे सोलेनॉइड है, इसके अंदर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है, ध्यान से सुनो बेटा, और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। बहुत सारे केसेस में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। तो कभी करंट इस डायरेक्शन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, तो ये इधर मैग्नेटाइज हो जाएगा। और फिर आधी साइकिल के लिए करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, तो आधी साइकिल के लिए ऐसे जाएगा। तो करंट ऐसे जाएगा तो बाहर वाली फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इधर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो होगा ये कि ये शुरुआत में नेचुरल पीस जो है वो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये इधर मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर रिवर्स डायरेक्शन में करंट जाएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर करंट इधर आएगा तो इधर मैग्नेटाइज होगा। फिर ये इधर जाएगा, कभी ये इधर मैग्नेटाइज होगा, कभी इधर मैग्नेटाइज होगा। तो कभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा। तो शुरुआत में तो ये सैचुरेशन तक जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड स्टैब्लिश करेंगे तो ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। तो बार बार ये साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इसमें एनर्जी लॉस क्यों है, बहुत ध्यान से सुनो। ऐसे मान लो एक बहुत भारी लोहे का बॉक्स है, ये ए और ये बी, इसको बार बार उठा के मैं उल्टा करके रखता हूं, बहुत ही भारी है, इसको उठाया उल्टा करके रख दिया, अब बी ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया। फिर मैंने उसको उठा के उल्टा कर दिया, ए ऊपर आ गया, बी नीचे आ गया। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नहीं। मैं वर्क करते चले जा रहा हूं, मैं थकता चले जा रहा हूं, जैसा ये था वैसा कि वैसा वापस हो रहा है, क्योंकि ए को नीचे ले गया, फिर घुमा के वापस ए को ऊपर ले आया, फिर ए को नीचे ले गए, फिर ए को ऊपर ले आए। तो बार बार ऐसा करने पर मैं थक जाऊंगा भाई, बहुत गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आएगा, मैं तो अपनी एनर्जी यूज कर रहा हूं, लेकिन इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूं दैट इज अ लॉस, दैट इज अ लॉस। इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन बार बार रिपीट हो रही है ना। जैसे चालू हुआ था ए ऊपर था, इधर नीचे लेके गए, वापस उसको ऊपर ले आए, तो बार बार सेम पोजीशन रिपीट हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही है, और काइनेटिक एनर्जी अपन दे नहीं रहे उसको। तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ दैट गोज एज अ लॉस। तो इसमें भी ऐसा होता है, पहले इधर मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर इसको खींच के मैग्नेटिक फील्ड इधर मैग्नेटाइज करेगी, फिर उधर मैग्नेटाइज करेगी, फिर इधर मैग्नेटाइज करेगी। तो बार बार इसको घुमाने में, मैग्नेटिक मोमेंट को घुमाने में फील्ड को वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही। जैसे इधर था मैग्नेटाइज, फिर इधर हुआ, और फिर एक साइकिल बाद वापस इधर आ गया। तो ये बार बार यही पोजीशन रिपीट हो रही है, तो इसको घुमाने में वर्क तो करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो जो भी वर्क मैग्नेटिक फील्ड कर रही है दैट अपीयर्स एज हीट। तो लॉस का कारण समझ में आया, यस और नो? ऑल्टरनेटिंग फील्ड में बार बार ये मैग्नेटाइज होगा किसी एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर किसी एक डायरेक्शन में, तो ये एनर्जी लूज करेगा। और कितनी एनर्जी लूज करता है ये कल समझेंगे, इसको कैसे यूज करना है। इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन वन साइकिल। जब एक मैग्नेटाइजेशन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यहां से चल के वापस यहां आ जाता, तो एक साइकिल कंप्लीट होने पर इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लूज करेगा ये। ठीक है, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा ये। अब जो आप, अब लेक्चर खत्म, अब जो स्लाइड्स आपको देखना है बताओ।